दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था मंझोली की मैन ईटर शेरनी की स्टोरी, जिसने कि अगस्त सन 1983 में उसने माया नाम की एक लड़की को मारा था और 13 अक्टूबर सन 1983 को उसने नत्थू को मारा था। और स्टोरी को पूरा समझने के लिए आपको मेरा पिछला ब्लॉग देखना चाहिए। और ये जो मंझोली कस्बा है ये जबलपुर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क इसके 150 और 100 किलोमीटर के रेडियस के आसपास ही पड़ते हैं। और मैं 1983 में पन्ना नेशनल पार्क गया था और खजुराहो गया था, और तब मेरे को वहां थोड़ी सी उड़ती हुई ये स्टोरी सुनाई पड़ी थी, तो मैं आगे फिर गया था मंझोली बस पकड़कर, और तब मुझे इस स्टोरी के बारे में पता चला था। और नत्थू को मारने के बाद में क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको बताता हूं। कि जब नत्थू को इस मैन ईटर शेरनी के द्वारा मार दिया गया और उसको 5,000 का जो मुआवजा था वो वन्य डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया। उसके बाद में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने अपना एक कैंप लगाया, और वो जो कैंप था वो जो शंकरगढ़ की जो पहाड़ी थी उसके जड़ पे, जहां से वो पहाड़ी शुरू होती थी और मंझोली से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक अस्थाई कैंप लगाया गया। और उस कैंप को लगाने के मकसद ये था कि वो इस शेरनी को पकड़ना चाहते थे, या तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए और या फिर उसको पिंजरे में पकड़ा जाए। इसी बीच इस मानव भक्षी शेरनी के द्वारा एक और इंसान के ऊपर हमला करने की घटना कर दी गई। और ये दोस्तों जो बात है ये है 30 नवंबर सन 1983 की। 10 औरतों की एक पार्टी जो कि शंकरगढ़ जो पहाड़ी थी उसकी ऊपर गई जलावन इकट्ठा करने के लिए। जलावन मतलब जलाने की जो लकड़ है उसको लाने के लिए। और ये जो 10 औरतों की टोली थी, इस टोली में एक 50 वर्षीय एक औरत थी, उसका नाम था भागवती। और उसके अलावा एक 13-14 वर्ष की एक और लड़की थी, उसका नाम था पूनम। और जब ये 10 औरतों की पार्टी शंकरगढ़ पहाड़ी के शोल्डर पर पहुंची, शोल्डर मतलब इतनी हाइट पर, करीब 70-80% की हाइट पर पहुंच गई उस पहाड़ी के, तो उसके बाद ये जो औरतों की टोली थी ये 2 हिस्सों में बट गई। एक टोली 5 औरतों की राइट साइड में गई और एक टोली लेफ्ट साइड में गई। जो टोली राइट साइड में गई थी उस टोली के अंदर भागवती, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी उम्र 50 साल की थी, और 13-14 वर्ष की पूनम थी। और ये 5 औरतों की जो टोली थी ये नीचे पड़ी लकड़ों को उठा करके बीनने लगी और उनके गट्ठे बनाने लगी। और जो पूनम थी 13-14 वर्ष की, उसने अपना गट्ठर पहले बना लिया और गट्ठर बना करके वो गट्ठर को रस्सी से बांध करके दूसरी औरतों का इंतजार करने लगी। वो भी उनके आसपास ही 10 कदम पे, कोई 20 कदम पे लकड़े बीन रही थी। और इसी बीच वो जो आदमखोर शेरनी थी वो वहां से करीब 50-60 गज की दूरी पर एक झाड़ी में अपने बच्चों के साथ पड़ी हुई थी। और उस शेरनी की भनक इस टोली को नहीं पता चली। उस शेरनी ने जब इनकी आहट सुनी तो उसने इनका शिकार करने की सोची, क्योंकि वो पहले ही 2 इंसानों को मारकर खा चुकी थी, तो उसके मन में इंसानों के प्रति जो भय था वो तो खत्म हो चुका था। इसके बाद वो जो आदमखोर शेरनी थी उसके साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसके 6-7 महीने के 2 बच्चे भी थे। तो जब वो शेरनी घात लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ी तो उसके बच्चे भी उसके पीछे हो लिए, कुछ फीट की दूरी का डिस्टेंस रख करके उसके पीछे पीछे आने लगे।
और बच्चों के साथ शेरनी का जो सरप्राइज अटैक था वो खराब हो सकता था। और शेरनी ठीक इस प्रकार घात लगाती हुई, रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी, झाड़ियों की ओट लेती हुई। कभी वो थोड़ा सा रुक जाती थी किसी झाड़ी में, टो लेती थी, फिर आगे बढ़ती थी। और उसका जो टारगेट था वो पूनम थी, जो कि गट्ठर के ऊपर बैठी हुई थी। और बैठे होने की वजह से उसकी जो हाइट थी वो एक काफी छोटी नजर आ रही थी। एक तो पूनम वैसे ही छोटी थी, और दूसरा वो गट्ठर पे बैठी हुई थी, तो उसकी कुछ ज्यादा हाइट नजर नहीं आ रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो शेर होते हैं, इनका जो आंखों का लेवल होता है वो करीब 3 फीट की हाइट पर होता है। और 3 फीट की हाइट पर होने की वजह से उसकी जो निगाह थी, वो पूनम जो गट्ठर पे बैठी थी उसकी भी हाइट है यही 3 फीट की रही होगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट उसकी हाइट उस पर पड़, उसकी निगाह उसके पड़ रही थी पूनम पर। और पूनम को लक्ष्य बना करके वो शेरनी झाड़ियों की ओट लेती हुई घात लगा रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और इतने में जब उस शेरनी को महसूस हुआ कि उसके बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वो शेरनी कुछ पल के लिए रुकी और पीछे की तरफ मुड़ी। और जो बच्चा उसके ज्यादा नजदीक था उसको उसने हल्का सा एक पंजे की चपत सी लगाई ताकि वो बच्चे वापस जाए। और जब उस शेरनी के द्वारा अपने बच्चे को धक्का दिया गया, धक्का तो उसने इसलिए दिया था कि अगर बच्चे आएंगे तो सरप्राइज अटैक जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हो सकता है कि शिकार को पता चल जाए। क्योंकि जब कोई आदमखोर शेर, जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब वो शुरुआत उसकी होती है, चाहे वो एक आदमी मार ले, 2 मार ले, 3 मार ले, ये उसकी शुरुआत होती है, तो उस टाइम में वो ये नहीं जानते कि इंसानों के पास में घ्राण शक्ति, मतलब सूंघने की पावर कैसी है, सुनने की पावर कैसी है, उसकी देखने की पावर कैसी है, उसकी एबिलिटी क्या है। और वो उसके साथ में ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वो कि वो दूसरे जंगली जानवरों के साथ करते हैं, घात लगाना और सरप्राइज अटैक करना। और इसके बाद में जब कोई मैन ईटर टाइगर या कोई भी शेरनी या शेर जब कई शिकार कर लेता है, जैसे 8, 10, 12 शिकार जब वो कर लेता है, तो उसको इंसान की कमजोरी का प्रॉपर पता लग जाता है और उसके अंदर एक दिलेरी भी आ जाती है। तो उस समय में वो जो शेर होता है वो इंसान को सामने से भी पकड़ लेता है, और अगर 8-10 लोगों की टोली हो तो उस पर भी वो हमला कर देता है, वो घबराता नहीं है। और जहां पे मैन ईटर टाइगर स्टैब्लिश हुआ होता है वहां पर टोली बना करके जाना एक सेफ तरीका है। अकेले या 2 बंदों को सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई पका पकाया मैन ईटर टाइगर होता है तब वो 8, 10, 12 बंदों की टोली से भी डरता नहीं, उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। उस समय में कम से कम 30, 35, 40 जनों की जो टोली होती है, इतने बंदों की टोली हो तो तब वो पका पकाया जो मैन ईटर टाइगर होता है वो उनसे घबराता है। बहरहाल यहाँ पर जब उस शेरनी ने अपने बच्चे को धक्का दिया तो वो धक्का थोड़ा जोर से लग गया होगा, आवेश के अंदर या जो भी कारण रहा होगा, तो उस बच्चे के द्वारा की एक अजीब सी आवाज निकली। बच्चा थोड़ा सा लुढ़क गया, जैसे कोई बिल्ली जैसी कोई आवाज, एक अजीब सी आवाज निकली। और वो जो आवाज थी वो पूनम के कानों में पड़ी। और ये पूनम का दुर्भाग्य था या सौभाग्य था कि उसका मुंह शेरनी की तरफ ही था। और जैसे ही उसने ये अजीब सी आवाज सुनी तो वो उठकर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो शेरनी उठकर, जैसे ही वो पूनम उठकर खड़ी हो गई तो वो उस दिशा की तरफ देखने लगी जिस दिशा से आवाज आई थी। उसको ऐसे लगा कि कोई गीदड़ ना हो या कोई और जानवर ना हो, और वो शंकालु होकर के उस दिशा की तरफ देखने लगी जिधर से आवाज आई थी। तो वो जो झाड़ियां थी जिसकी ओट में शेरनी छुपी हुई थी, उसमें पूनम को हल्का सा ऑरेंज कलर नजर आया शेरनी का, हरियाली के बीच में। तो वो और ध्यान से देखने लगी, और जब उसने गौर से देखा तो उसको एहसास हो गया कि ये हो ना हो ये शेरनी है। और जब शेरनी को भी पता चल गया कि उसका सरप्राइज अटैक विफल हो गया है, तो वो जो बैठी हुई थी झाड़ी में वो भी तुरंत खड़ी हो गई। और जैसे ही शेरनी खड़ी हुई उसका पूरा फेस पूनम को नजर आया,
और जो भागवती जो 50 साल की औरत थी वो भी पूनम से करीब 7-8 कदम की दूरी पर झुक करके लकड़ों को बीन रही थी। और वहां से करीब 50-60 गज की दूरी पर 5 लड़कियों की दूसरी टोली दूसरी दिशा में थी, लेफ्ट साइड में। तो पूनम ने जैसे ही शेरनी पर निगाह पड़ी तो वो बड़े जोर से चिल्लाई और चिल्लाती हुई वो भागी और जोर से चिल्लाई, मौसी बचाई लो, महाराज हमको खाई लई। और इस आवाज को जैसे ही भागवती ने सुना और 3 और लड़कियां जो उनकी टोली की थी वो भी अगल बगल में ही लकड़ियां बीन रही थी, तो उन लोगों ने भी, उन लड़कियों ने भी सुना। तो वो तीनों लड़कियां, उन्होंने आप देखा ना ताब कुछ नहीं देखा और सीधा ही पास में वहां से करीब 18-20 गज मतलब 40-50 फीट की दूरी पर एक झींगन का पेड़ था। झींगन का जो पेड़ होता है उससे, जैसे कीकर का पेड़ होता है उससे बड़े साइज का होता है और उस पर गोंद निकलती है और उस गोंद को भी ये आदिवासी लोग इकट्ठा करते हैं और झींगन के पेड़ पर इनको चढ़ने का खूब अभ्यास होता है। और जो झींगन का पेड़ होता है वो कोई हल्के साइज का पेड़ नहीं होता, वो एक भारी पेड़ होता है और आराम से 50-60 फीट की हाइट तक वो चला जाता है। झींगन को गुजा का पेड़ भी बोला जाता है। तो उस झींगन के पेड़ की तरफ वो 3 लड़कियां भागी और चढ़ने का तो उनको अभ्यास था ही और लंबे लंबे हाथ मारती वो उस पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गई और नीचे बची भागवती और पूनम। और पूनम ने जब एक चेतावनी भरी आवाज भागवती को दी तो भागवती की उम्र ज्यादा थी, उसके भागने में उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन भागवती जो थी वो पूनम से आगे थी, 15-20 फीट की दूरी आगे थी उसकी। तो भागवती भाग करके उस झींगन के पेड़ के बगल में पहुंच गई, बिल्कुल वहीं पहुंच गई और उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उम्र की अधिकता होने की वजह से उसमें लड़कियों जैसी वो फुर्ती नहीं थी भागवती में। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है वो शेर की आवाज जो उसने, शेर से बचने की आवाज जो लगाई थी पूनम ने, उससे वो घबरा गई हो। तो उसने 1-2 बार चढ़ने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ फिसल गए और जब उसने देखा कि वो नहीं चढ़ पा रही है तो वो उस पेड़ के पीछे दुबक करके भागवती खड़ी हो गई। और इधर जो पूनम थी वो जब तेजी से झींगन के पेड़ की तरफ भागी तो शेरनी ने देखा कि शिकार उसके हाथ से निकला जा रहा है और उसका सरप्राइज अटैक उसका सक्सेस नहीं हुआ। तो 2 ही छलांगों में वो पूनम के पास पहुंच गई और पूनम के पास पहुंच करके उसने पूनम पर एक पंजा मारा और उसका जो पंजा था वो पूनम की पीठ पर लगा। पीठ पर लगता ही जो पूनम थी वो नीचे गिर पड़ी और नीचे गिरते ही वो जो शेरनी थी उसने पूनम की गर्दन नहीं पकड़ी, कुछ नहीं, और जस्ट बिल्कुल पूनम के बिल्कुल पास आकर के करीब 2-3 फीट की दूरी पर वो खड़ी हो गई। और उधर जो पूनम नीचे गिरी थी, मुंह के बल वो नीचे गिरी और तुरंत ही वो फिर उठ करके जब पलटकर भागने लगी तो उसने देखा कि शेर तो बिल्कुल पास ही बैठा है और उसकी या तो टांगे जवाब देगी या वो घबरा गई पूनम, वो नीचे बैठ गई और उसने अपने जो दोनों घुटने थे वो ऐसे मोड़ लिए, दोनों घुटने मोड़ लिए और घुटनों के ऊपर से उसने अपनी दोनों बाजू ऐसे कर दी और सिर नीचे झुका करके बैठ गई। और जो शेरनी थी वो एक कदम आगे बढ़ी और शेरनी की जो गर्दन थी वो उसकी झुके हुए जो बाजू थे, जो घुटने के ऊपर बाजू रखे हुए थे, उसके ऊपर से उसकी गर्दन जा रही थी और उसका जो शेरनी का जो मुंह था वो पूनम के मुंह से केवल कुछ इंच की दूरी पर ही था और पूनम मुंह नीचे करके बैठी थी और पूनम को सड़े हुए मांस की गर्म सांसों से, शेरनी की गर्म सांसों से खुशबू आ रही थी और उसको पूरा एहसास था कि शेरनी बिल्कुल उसके सर पे खड़ी है और पूनम के जो आगे की तरफ हाथ करे हुए थे घुटने के ऊपर से वो भी शेरनी के अगले जो पैर थे उनको हल्का हल्का टच कर रहे थे। पूनम मन ही मन में वन देवता से प्रार्थना करने लगी कि मुझको बचा लो, ये शेरनी मुझे खा ना जाए। और वो जो शेरनी थी वो पूनम के रूप में सामने नीचे गिरे हुए भोजन का गरम गरम सांसों का स्वाद ले रही थी और शेरनी ने पूनम के ऊपर अटैक नहीं किया,
ये हो सकता है कि वो जो शेरनी है उस पूनम को मारना नहीं चाहती थी। उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि शेरनी का शायद पेट भरा हो, और जब शेरों के बच्चे 5-6 महीने के हो जाते हैं तो उनको शिकार की ट्रेनिंग देने के लिए ये जो शेरनी माँ होती है, ये थोड़ा सा घायल करके शिकार को अपने बच्चों के आगे सुपुर्द कर देती है। और जब वो अपने शिकार को पकड़ लेती है तो एक हल्की सी आवाज में अपने बच्चों को बुलाती है, और फिर बच्चे आते हैं और फिर उस शिकार को बच्चों के हवाले कर देती है, और सामने बैठ करके वो देखती है कि किस प्रकार बच्चे मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इस प्रकार जो शेरों के बच्चे होते हैं वो शिकार को मारने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन शिकार हुए जानवर के लिए या इंसान के लिए ये बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि शेर तो गला दबा करके तुरंत मार देता है, लेकिन जब ट्रेनिंग ले रहे जो उसके बच्चे होते हैं वो उसको बुरी तरह से जगह जगह से घायल करते हैं, और फाइनली शेरनी उनको गला से पकड़ करके मारना सिखाती है, या शेर के बच्चे गले को पकड़कर मारते हैं। ये कारण हो सकता है उसने उस पूनम को ना मारा हो, और यह भी कारण हो सकता है कि उसका पेट भरा हुआ हो और अपने सामने बाद के भोजन की तैयारी को देख करके वो खुश हो रही हो। कारण जो भी रहा हो, उसने पूनम के ऊपर में कोई हमला नहीं करा, और केवल उसका जो उसने पीठ पर पंजा मारा था उससे उसका ब्लीडिंग हो रही थी पीठ पर, लेकिन पीठ जो थी वो शेरनी के ऑपोजिट दिशा में थी और फेस जो था वो शेरनी की तरफ था। और उधर जो झींगन का पेड़ था, जो गुजा का पेड़ था, उसके पीछे भागवती खड़ी हुई थी। उसने 2 बार पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ फिसल गए, और बुढ़ापे की अक्षमता के कारण वो शायद उस पर ना चढ़ पाई, या घबराहट के कारण वो ना चढ़ पाई। लेकिन जब उसने देखा कि शेरनी पूनम के ऊपर आई हुई है तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं चाहती थी कि वो पूनम को शेर के द्वारा मारते हुए देखे। और इसी बीच शेरनी को पता नहीं क्या सूझा, उसने पूनम को छोड़ा, और छोड़ करके पूनम से 7-8 फीट दूर जाकर के एक झाड़ी में जाकर के बैठ गई। और झाड़ी में उसका पिछवाड़ा झाड़ी में छुपा हुआ था, फेस पूनम की तरफ ही था। और ठीक ऐसा ही सूबेदार अली के साथ भी हुआ था। मैंने वो स्टोरी डाली हुई है कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ढिकाला मैन ईटर टाइगर के नाम से स्टोरी होगी, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से स्टोरी होगी, जिसमें कि सूबेदार अली था जो कि चारागढ़ था, और उसके ऊपर में जब एक शेर के द्वारा, उसका नाम शेरू था, उसने हमला किया था, तो उसमें भी उसने सूबेदार अली को घायल करके उसको छोड़ दिया था, और उसके सामने ही 10-12-8 फीट की दूरी पर वो बैठ गया था, और काफी देर तक सूबेदार अली और शेर आमने सामने बैठे हुए थे। ठीक ऐसी ही पोजीशन यहाँ पे थी, और यहाँ पे तो 13-14 साल की पूनम थी, और शेरनी उससे 7-8-10 फीट की दूरी पर झाड़ी में जाकर के बैठ गई, और पूनम को पीठ पे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन अभी वो जवान बच्ची थी, और पूनम ने धीरे से गर्दन को उठा करके देखा तो शेरनी को अपने से 8-10 फीट की दूरी पर पाया। और इसी बीच वो जो भागवती, उसने दोबारा से धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, और फाइनली वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। हालांकि भागवती के बारे में शेरनी को पूरा पता था कि एक और उसका शिकार, मानव शिकार, उस पेड़ के पीछे है। लेकिन जैसा कि इंसान बकरे को खाने की बजाय बकरे के बच्चे को ज्यादा पसंद करता है, उसका मीट कोमल होता है, स्वादिष्ट होता है, ऐसे ही ये जो शेरनी थी शायद ये एक बुढ़े इंसान को मारने के बजाय बच्चे को मारना ज्यादा पसंद कर रही थी, और इसलिए उसने भागवती की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि उसे पता था भागवती वहां पर है, लेकिन भागवती धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 18-20 फीट की ऊंचाई पर उस झींगन के पेड़ पर पहुंच गई, और पूरे 2-3 मिनट के तक ये सारा घटनाक्रम चला। शेरनी सामने बैठी रही, और इधर पूनम बैठी रही, और इधर भागवती पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब रह गई नीचे केवल पूनम, और अचानक पूनम बिजली की तरह चमकी, और दौड़ करके वो उस झींगन के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी। और पूनम ने वो टाइम चुना पेड़ पर चढ़ने के लिए जब शेरनी अपने मुंह को पीछे की तरफ मोड़ करके अपने बच्चों को बुला रही थी, ताकि वो आए और उस शिकार को मारकर अपनी ट्रेनिंग लें। और वो जो पूनम थी वो
बिजली की तरह चमक करके पेड़ पर पहुंची और उसको पेड़ पर चढ़ने का खूब अभ्यास था। गोंद, झींगन के पेड़ से गोंद उतारने के लिए तो वो अक्सर पेड़ों पर चढ़ती रहती थी और अब तो जान पर भी बनाई थी। सो लंबे लंबे हाथ मारती वो पेड़ के ऊपर बंदर की तरह चढ़ने लगी। और जब शेरनी ने अचानक उसको आवाज आई पूनम के भागने की, तो उसने जब गर्दन घुमा करके देखा तो उसने देखा कि उसका शिकार फिर भागा जा रहा है और शेरनी तेजी से भागती हुई आई। और इतने में वो जो पूनम थी वो करीब 11-12 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी पेड़ पर। और शेरनी अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई, उसने पेड़ का सहारा लिया अपने अगले पैरों से और ऊपर की तरफ खड़े होकर के उसने जोर से एक पंजा मारा पूनम के। और जब पूनम को यह एहसास हुआ कि शेरनी भागी हुई आई है और पेड़ के सहारे वो खड़ी हुई है, तो उसने अपनी जो नीचे टांगे थी वो सिकोड़ करके ऊपर कर ली। लेकिन फिर भी शेरनी का जो एक पंजा था वो पूनम की पिंडलियों पर पड़ा और पिंडलियों को एक नाखून ने उसकी पिंडली को चीर दिया। लेकिन पूनम उसकी पकड़ से निकल गई और उसके बाद वो अपने जख्मों की परवाह न करते हुए और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी और जा करके करीब 18-20 फीट की सेफ ऊंचाई पर पहुंच गई। और इसके बाद भी वो ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करती रही। हालांकि वो जख्मी थी, उसके पीठ भी जख्मी थी, उसकी पिंडली भी जख्मी हो गई थी। और शेरनी ने जब देखा कि उसका शिकार निकल गया है तो अब शेरनी ने छलांग लगाने की सोची। शेरनी थी वो पेड़ के नीचे से गई नहीं थी और गुस्से में और शिकार के हाथ से निकल जाने के कारण वो नीचे जोरों से गुर्राने लगी और उसने 2-3 राउंड उस पेड़ के चारों तरफ लगाए। और तभी एक तड़प उठी, एक झपट, एक दहाड़ और अपने शरीर को सिकोड़ कर उस शेरनी ने एक छलांग लगाई तथा 15 फीट ऊंची झींगन की डाल को अपने पंजे की चोट से उसने झकझोर डाला। शेरनी उछली तो सही थी लेकिन 15 फीट तक ही वो पहुंच पाई। अगर वो 4-5 फीट और ऊपर उछलती तो अवश्य ही वो पूनम को पकड़ लेती। अपने प्रयत्न में असफल होकर शेरनी डाल पर पंजों की खरोंच देती हुई और जमीन पर जा गिरी और ये सारा ही घटनाक्रम एक क्षण में ही पूरा हो गया। जमीन पर उतरते ही शेरनी ने तुरंत दूसरी छलांग लगाई और ये जो दूसरी छलांग थी ये पहली छलांग से भी हल्की रही और इस बार तो वो उस डाल तक भी नहीं पहुंच पाई जिस डाल को खरोंच देती हुई शेरनी नीचे आई थी। और 15-15 फीट ऊंची छलांगे लगाने के कारण जो शेरनी थी उसको थोड़ी थकान हो आई थी और वो थकान उतारने के लिए नीचे फिर टहलने लगी और बार बार गर्दन उठा करके ऊपर की तरफ वो देखती थी। लेकिन उसके बाद उसने तुरंत तीसरी छलांग नहीं लगाई और जब उसने देखा कि अब उसका जो शिकार है वो उसकी पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी उस शेरनी ने और उस वो पेड़ के चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई चक्कर घूम रहा हो। उसने बड़ी तेजी से 3-4 राउंड लगाए उस पेड़ के चारों तरफ। शायद वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां से वो छलांग लगा करके उस पूनम को ऊपर से उतार सके और साथ साथ वो ऊपर भी देखती जा रही थी। लेकिन ऊपर जो 5 औरतें बैठी थी, एक भागवती और पूनम और 3 लड़कियां और, वो सब डाल से चिपटी हुई थी और उनके अंदर हिम्मत खत्म हो गई थी बिल्कुल भी और वो घबराई हुई थी। और लेकिन इसी बीच उस झींगन के पेड़ से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर 4-5 चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए वो आए थे और गायों के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज माया के कानों में, भागवती के कानों में पड़ी तो उनकी हिम्मत आई और उन्होंने वहां से जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी 5 औरतों की चिल्लाने की आवाज को सुनकर के जो 5 वो लड़कियां दूसरे पेड़ पर बैठी हुई थी, वो एक पाकड़ का पेड़ था उसके ऊपर भी वो लड़कियां चढ़ गई थी 5 और वो भी वहां से चिल्लाने लगी। और इन 10 लड़कियों की चिल्लाने की आवाज को सुन करके वो जो 4 चरवाहे थे वो शोर मचाते हुए आए। उनको आवाज से तो पता चल गया था कि नीचे शेर है और जब वो 4 जने भी शोर मचाते हुए आए तो वो जो शेरनी थी उसकी हिम्मत जवाब दे दी और वो धीरे से झाड़ी में खिसक गई। और वो जो 4 ग्वाले थे, चरवाहे थे, उन्होंने पूनम को उतारा और उसको
फिर जबलपुर मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसमें उसको भर्ती किया गया और 1 महीना पूनम के जख्मों को ठीक होने में लगा और पूनम को डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा 2,000 रुपए का सहायता का चेक दिया गया और इस प्रकार पूनम की जान बच गई। और शेरनी का ये तीसरा अटेम्प्ट था इंसानों के ऊपर हमला करने का और ये भाग्य का जोर ही था कि पूनम की जान बच गई, नहीं तो शेरनी तो बिल्कुल उसके ऊपर ही बैठी हुई थी। अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के चक्कर में पूनम की जान बच गई। इस एक घटना के बाद में उस आदमखोर शेरनी को जीवित पकड़ने की जो प्रक्रिया थी वो तेज कर दी गई और इसी बीच 165 किलोमीटर दूर कान्हा नेशनल पार्क से जो पालतू हाथी दो हथनियां थी उनको बुला लिया गया और कैंप में उनको ला करके बांध दिया गया और उन हथनियों के द्वारा भी जंगलों में उसके ऊपर बैठ करके जो शिकारी दल था वो शेरनी की देखभाल करने लगा और उसके लिए पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन शेरनी पिंजरे में बंधे पाड़े के लालच में आई ही नहीं और उसको ट्रैंकुलाइज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जंगल झाड़ियों से इतना भरा हुआ था कि उसमें उसको ट्रैंकुलाइज करना मुश्किल था। लेकिन इसी बीच जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे जिनका नाम RC सक्सेना था, उन्होंने इस आदमखोर शेरनी को प्रॉपर आदमखोर डिक्लेयर किया और इसको गोली से मारने का आर्डर जारी कर दिया गया और इस प्रकार इस शेरनी को गोली मारने के लिए 3 बंदों को अपॉइंट किया गया और ये जो 3 बंदे थे इनमें एक रेंज ऑफिसर मिस्टर दुबे थे और एक उनके असिस्टेंट मिस्टर RN शर्मा थे और एक फॉरेस्ट गार्ड पांडे। इनकी एक टीम बनी और इस टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे उस शेरनी को खोज करके उसको गोली मार दें और मंझोली इंद्राना जो एक सड़क है उस सड़क के ऊपर शाम के 5 बजे के बाद में जो आने जाने वाले जो गांव वाले थे वो साइकिल भी इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ियों से भी आते थे और पैदल भी जाते थे। उनको मना कर दिया गया कि 5 बजे के बाद में इस सड़क पर कोई भी आएगा जाएगा नहीं और उस सूनी सड़क पर जीप के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गश्त की जाने लगी और इसके अलावा उसी मझोली और इंद्राना रोड से जंगल में करीब 900 मीटर की गहराई में अंदर उस जड़ में जहां से कि शंकरगढ़ के पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, उस जड़ पर एक पेड़ के ऊपर मचान बांधा गया और 20 फीट की हाइट पर मचान बांधा गया और उस पर यह शिकारी दल जाकर के बैठा और जिस रात ये शिकारी दल उस पेड़ पर बैठा हुआ था तभी उन्हें बड़े जोरों से शेर की दहाड़ की आवाज आने लगी। रात का करीब 1 बज चुका था और वो जो मझोली इंद्राना की जो सड़क थी उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गश्त भी की जाती थी जीप के द्वारा और इधर जो शिकारी दल ऊपर बैठा हुआ था दुबे की अगुवाई में, उनको जब शेरनी के धारने की आवाज आने लगी और ये जो शेरनी के धारने की आवाज थी ये रह कर आ रही थी, बार बार आवाज आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कहीं कोई बादल जोरों से गड़गड़ा रहा है और शेरनी की धाड़ों से पता चल रहा था कि शेरनी बड़े क्रोध में धाड़ रही है और उन धाड़ों के बीच में गुलदार के लेपर्ड के धाड़ने की आवाजें भी आने लगी और पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि शेरनी क्यों धाड़ रही है और रात के वक्त में तो वो जा नहीं सकते थे वहां पर पता लगाने के लिए और धाड़ प्रॉपर किस दिशा से आ रही है रात को यह भी पता नहीं चलता था क्योंकि पहाड़ों में जंगल में वो गूंज रही थी। और इसी बीच उन्होंने अपनी सर्च लाइट से जब उन्होंने देखा कि जीप गश्त करती हुई निकल रही है तो सर्च लाइट के द्वारा उनको मैसेज दिया गया और जीप से 4 जने राइफलों के साथ में आए और शिकारी दल को उतार करके अपने साथ जीप में बैठा करके वो ले गए और उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह पता किया जाए कि ये शेरनी क्यों धाड़ रही थी। और जब सुबह पौ फटी करीब 8 बजे शिकारी दल और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और टीम करीब 12-13 जनों की टीम उस दिशा की तरफ गई जिस दिशा से रात को शेरनी की धाड़ने की आवाज आ रही थी। तो वहां पर उनको एक अजीब सीन दिखाई दिया। एक जो लेपर्ड था वो वहां पर जाने पहचाने की सीमा से पार पड़ा हुआ था, मरा हुआ था और वहां पर जगह जगह उसके स्किन के बाल भी पड़े हुए थे लेपर्ड के और शेरनी के भी बाल पड़े हुए थे।
लगता है कि लेपर्ड ने मरने से पहले शेरनी को भी जरूर घायल कर दिया होगा, क्योंकि ये बाल साफ बता रहे थे कि शेरनी के ऊपर भी लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया है। और वहां से करीब 10-12 गज की दूरी पर शेरनी का बच्चा भी मरा हुआ था। और सारे घटनाक्रम को देख करके सारी वहां की सब झाड़ियां मसली हुई थी, घास मसली हुई थी, पत्थर उखड़े हुए थे, और साफ पता चल रहा था कि लेपर्ड के बीच में और उस शेरनी के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ है। और लेपर्ड ने अपनी जान देने से पहले उस शेरनी का पूरा मुकाबला किया। और एक लेपर्ड एक शेरनी से, एक शेर से कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि लेपर्ड का जो वजन होता है वो करीब 70-80 किलो का वजन होता है एक मेल का। और वही जो बंगाल टाइगर है वो 180 किलो से लेकर के करीब 300 किलो तक का वजन का पाए जाते हैं। तो 3-4 गुना उनका वजन होता है। और सारे घटनाक्रम को जब आपस में पिरोया गया, उन कड़ियों को पिरोया गया, तो पता चला कि जब शेरनी कहीं शिकार के लिए गई होगी अपने बच्चों को छोड़ के दोनों को, तो लेपर्ड की निगाह पड़ी होगी शेरनी के बच्चों पर, वो बाहर निकल गए होंगे। और ये जो लेपर्ड होते हैं ये शेरनी के बच्चों को अगर देखते हैं तो तुरंत उनको मार डालते हैं, ये उनको अपने भविष्य का कॉम्पिटिटर समझते हैं। और इधर शेरनी भी जब लेपर्ड को कहीं देखती है तो उसको भी अपना कॉम्पिटिटर समझ के उसको मार डालती है। और जो 6 महीने, 7 महीने या 1 साल तक के शेरनी के बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो लेपर्ड से ही होता है। और उससे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो माँ लगातार उनके पास बनी रहती है, जब दूध पिलाती है, जब उनकी आंखें खुलती हैं, थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तब माँ बच्चों को छोड़ करके जाती है। और जब बच्चे ज्यादा छोटे होते हैं तो वो आज्ञाकारी बने रहते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें चंचलता बढ़ती जाती है और उनमें शरारतें होती हैं, वो अपनी गुफा में से या छुपी हुई जगह में से बाहर आ जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब एक शेरनी का कोई बच्चा लेपर्ड के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि इतने बड़े बच्चे को ना तो जयकाल से कोई खतरा होता है और ना ही लकड़बग्घों से खतरा होता है, केवल खतरा होता है तो लेपर्ड से। और इस प्रकार वो एक बच्चा लेपर्ड के हाथों मारा गया। और शेरनी के 6ठी इंद्री ने उसको बता दिया और वो पलट कर आई और उसने रंगे हाथ उस लेपर्ड को पकड़ लिया और उस खूनी संघर्ष हुआ। और यही आवाजें उस शिकारी दल को वहां पर सुनाई पड़ रही थी। और इस प्रकार शेरनी को अपने एक बच्चे से हाथ धोना पड़ा और उसका एक ही बच्चा बचा। और इसके बाद की जो स्टोरी है दोस्तों, वो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। और उस शेरनी ने क्या क्या घटनाक्रम हुए उसके साथ में, कैसे उसको मारा गया, और इसके बाद में उस शेरनी ने क्या क्या किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ आप बने रहना दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।